अर्जुन और प्रिया बिना किसी परेशानी के महल में प्रवेश कर गए। मुख्य सभा कक्ष में हुए उस खुले प्रदर्शन के बाद अब सभी को अर्जुन और सारिका के गहरे संबंध के बारे में पता चल गया था, जिससे कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स में ईर्ष्या पैदा हो गई थी। वे सभी अर्जुन की प्रेम में किस्मत को कोस रहे थे। एक शानदार अतिथि कक्ष के अंदर सारिका चारुलता को साथ लेकर अर्जुन और प्रिया से मिलने आई। अभी थोड़ी देर पहले वहां बहुत लोग थे, इसलिए सारिका ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जब उसे मौका मिला तो वो स्वाभाविक रूप से उससे लंबी बातचीत करना चाहती थी। हालांकि अर्जुन को एम्परर गार्डन में चारुलता से काफी जानकारी मिल चुकी थी, फिर भी कई बातें ऐसी थी जो उसे स्पष्ट नहीं थी। लेकिन सारिका से बात करने के बाद उसे समझ आया कि मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर आने के बाद इस मोहक महिला ने काफी कठिनाइयों का सामना किया था। शुरुआत से ही वो बेहद सुंदर और स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी, और जब वो मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर आई तब उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो कई दुष्ट पुरुषों का निशाना बन गई। अगर वो संयोग से रेड मून ट्राइबल लॉर्ड से नहीं मिली होती और उसने उसे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया होता तो सारिका अपने अंजाम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए वो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के प्रति बेहद कृतज्ञ थी। इसके अलावा उसे अपनाने के बाद कावेरी ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और ये बात रेड मून टेरिटरी में सारिका की स्थिति देखकर साफ समझ में आती थी। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वे शायद यही मानते कि वो एक शुद्ध मॉन्स्टर रेस की सदस्य है। एक मानव का रेड मून टेरिटरी में इतना ऊंचा स्थान पाना रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की दूरदर्शिता का प्रमाण था। सारिका की बात सुनने के बाद अर्जुन को भी इस रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के प्रति सम्मान महसूस हुआ, जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं था। संक्षेप में, अडॉप्टिव मदर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, और क्योंकि मैंने हेवनली मून डीमन स्पाइडर के सोर्स को रिफाइन किया है, अब मैं पूरी तरह से मानव नहीं रही, लेकिन मॉन्स्टर रेस की सदस्य भी नहीं हूं। सारिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो तुम हो क्या? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे हफ मॉन्स्टर कहा जाता है। मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर एक खास समूह है जिसे हफ मॉन्स्टर्स कहा जाता है, लेकिन उनकी स्थिति इंसानों से थोड़ी ही बेहतर होती है। हफ मॉन्स्टर्स? अर्जुन चौंक गया। हाँ, ये हफ मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर रेस और ह्यूमन रेस के मिलन से पैदा होते हैं। उन्हें न तो इंसान पूरी तरह स्वीकार करते हैं और न ही मॉन्स्टर रेस, इसलिए उनकी स्थिति काफी असहज होती है। सारिका ने सहजता से समझाया। ह्यूमन और मॉन्स्टर रेस का मिलन? क्या मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर ऐसा होना अनुमति है? बिल्कुल नहीं। मॉन्स्टर एम्परर स्टार अन्य कल्टिवेशन स्टार से अलग है, क्योंकि यहां मॉन्स्टर रेस सर्वोच्च है, तो वे कैसे सहन कर सकते हैं कि उनका खून इंसानों से दूषित हो? लेकिन कभी कभी दो लोगों के बीच का प्यार दुनिया के नियमों या उसके तिरस्कार की परवाह नहीं करता। इसी वजह से हफ मॉन्स्टर्स जैसा एक खास समूह मौजूद है। सारिका ने शांत स्वर में कहा। सच कहूं तो मैं उन लोगों की काफी प्रशंसा करती हूं। उदाहरण के लिए सीनियर तारिक जो तुम्हारे साथ आए थे, उन्होंने भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया था। तुम तारिक के बारे में जानती हो? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हाँ, पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हाल ही में मैंने राजेश से कुछ बातें सुनी, सारिका ने कहा। बताओ, मैं भी उस बूढ़े के बारे में काफी जिज्ञासु हूं, अर्जुन ने जल्दी से कहा। शिमरिंग मून सिटी में उसने तारिक के बारे में कई अफवाहें सुनी थी, और उसकी दिखाई गई ताकत भी वाकई असाधारण थी, इसलिए अर्जुन को उसमें काफी दिलचस्पी थी। सारिका को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि तारिक ने शिमरिंग मून सिटी में 200 साल तक छिपकर रहने का कारण एक मानव महिला से जुड़ा हुआ था। तारिक कई सौ वर्षों तक रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के अधीन सबसे शक्तिशाली जनरल रहा था। उसकी प्रतिभा बेहद ऊंची थी। वो पहले ही थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के शिखर तक पहुंच चुका था, और शी में उसकी महारत ऐसी थी कि कोई भी ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक समय तो उसे मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर ओरिजिन किंग रियल्म के नीचे सबसे शक्तिशाली मास्टर माना जाता था। वो मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर सबसे संभावित व्यक्ति भी था,
जो ओरिजिन किंग रियल में ब्रेक थ्रू कर सकता था। अगर वो उस स्तर तक पहुंच जाता तो वो कावेरी के बराबर खड़ा हो सकता था और अन्य ट्राइबल लॉर्ड्स के स्तर का एक शक्तिशाली अस्तित्व बन जाता। लेकिन तारिक अचानक एक मानव महिला से पहली नजर में गहराई से प्रेम कर बैठा। मॉन्स्टर रेस सामान्यतः मनुष्यों और मॉन्स्टर्स के बीच संबंधों को स्वीकार नहीं करता था, तो तारिक जैसे भविष्य के सितारे को ऐसी हरकत करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी। उसे जो विरोध झेलना पड़ा वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा था, खासकर रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की ओर से, जिसने उसे और भी ज्यादा पीड़ा दी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहते तो उस समय के अहंकारी तारिक के लिए पूरी मॉन्स्टर रेस से मुंह मोड़ लेना भी संभव था। उस स्थिति में वो पूरे मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर निंदा का पात्र बन जाता। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड भी इस समस्या से बेहद परेशान थी। वो अपने सबसे शक्तिशाली जनरल को इस तरह की निराशाजनक स्थिति में नहीं देखना चाहती थी। उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए वो यहां तक तैयार थी कि तारिक और उस मानव महिला के संबंध को स्वीकार कर ले। आखिरकार भले ही दोनों जातियां खुलकर संबंध नहीं बना सकती थी, लेकिन कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स अपने पास कुछ मानव सुंदरियों को रखते थे। किस मॉन्स्टर रेस मास्टर के महल में कुछ सुंदर मानव खिलौने नहीं होते थे? ये सच्चाई सभी जानते थे, लेकिन कोई इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहता था। जब तक तारिक सच में ओरिजिन किंग रियल्म तक पहुंच सकता था, उसका एक मानव महिला के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कावेरी अपने विचार स्पष्ट रूप से तारिक को बता पाती उससे पहले ही एक त्रासदी हो गई। जिस मानव महिला से तारिक प्रेम करता था वो एक छोटे स्तर माइनर रियल्म को पार करने की कोशिश में कल्टिवेशन डेविएशन का शिकार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर तारिक गहरे दुख और क्रोध से भर गया। उसे लगने लगा कि उसकी प्रिय महिला की ये रहस्यमय मृत्यु रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की गुप्त चाल का परिणाम थी। गुस्से में तारिक ने हाफ मून माउंटेन पर हंगामा मचा दिया और सीधे कावेरी के निजी कक्ष में जाकर उससे सामना किया। उस दिन क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब लेडी कावेरी बाहर आई तो उसने घोषणा की कि अवज्ञा और अपमान के अपराध में तारिक को उसने मार डाला है। अगले 200 वर्षों तक तारिक की कोई खबर नहीं मिली। हाल ही में उसने खुद ही शिमरिंग मून सिटी में प्रकट होकर सबको चौंका दिया। तो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने तारिक को मारा नहीं, बल्कि उसे जाने दिया। अर्जुन ने अनुमान लगाया। सबसे अधिक संभावना यही है। सारिका ने हल्के से सिर हिलाया। अडॉप्टिव मदर सेकंड ऑर्डर ओरिजिन किंग रियल्म की मास्टर है। अगर वो सच में तारिक को मारना चाहती तो वो निश्चित रूप से मर चुका होता। उसके बच निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन, सारिका ने अचानक धीरे से पुकारा। तुम्हें क्या लगता है उस मानव महिला की कल्टिवेशन डेविएशन और मौत का सच में अडॉप्टिव मदर से कोई संबंध था? मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है कि 200 साल पहले क्या हुआ ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सीधे उसमें शामिल थे। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन सारिका के चेहरे पर चिंता देखकर उसका माथा सिकुड़ गया और उसने पूछा, तुम किस बात से परेशान हो? सारिका ने धीरे से सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें उस कर्मा से सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि शिमरिंग मून सिटी में तुम्हारा उससे थोड़ा झगड़ा हुआ था। कर्मा बहुत घमंडी है और एक बार उसे नाराज कर दिया तो वो कभी माफ नहीं करता। चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने कुछ देर और बातें की, फिर सारिका उठकर चली गई। जूनियर, अब हम क्या करेंगे? प्रिया ने उसके जाने के बाद धीरे से पूछा। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। वो तो बस किसी तरह महल में घुसकर सारिका की हालत देखना चाहता था, और अब जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक है और उसका दर्जा भी ऊंचा है, तो वह स्वाभाविक रूप से निश्चिंत हो गया। तो क्या तुम एल्डर सिस्टर सारिका को यहां से ले जाना चाहते हो? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमें देखना चाहिए कि वो खुद क्या चाहती है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसके लिए यहां रहना ही बेहतर है।
आखिर मॉन्स्टर एम्परर स्टार का वातावरण उसकी कल्टीवेशन और भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तारिक के बारे में सुनने के बाद वो समझ गई थी कि अगर अर्जुन सच में सारिका को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो ये आसान नहीं होगा। किसी को नहीं पता कि तारिक की प्रिय मानव महिला की मौत का रेड मून ट्राइबल लॉर्ड से कोई संबंध था या नहीं, लेकिन अगर सच में ऐसा था, प्रिया समझ गई कि अभी सारिका के चेहरे पर चिंता क्यों थी। वो डर रही थी कि इतिहास दोबारा न दोहराया जाए और इस बार अर्जुन उसका शिकार बन जाए। अपनी दत्तक पुत्री के भविष्य के लिए रेड मून ट्राइबल लॉर्ड एक मानव पुरुष की मौत की परवाह नहीं करेगी। लेकिन चूंकि हम यहां आ ही गए हैं तो हमें जितना हो सके उतनी दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्रिया की ओर देखा। इसके लिए हमें तुम पर ही निर्भर रहना होगा सिस्टर। सारिका अतिथि कक्ष से निकलकर सीधे चारुलता के साथ कावेरी के निजी महल की ओर चली गई। कावेरी सारिका को बहुत महत्व देती थी और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही थी, इसलिए महल में उसके आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। रास्ते में मिलने वाले सभी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स उसे देखकर सम्मान में झुक जाते थे। कावेरी के कक्ष के बाहर पहुंचकर सारिका ने एक आदमी को देखा जिसकी कमर भालू जैसी चौड़ी थी और पीठ मजबूत व विशाल, मानो लोहे का टावर हो। वो आदमी थोड़ा झुककर खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो चुपके से अंदर की आवाजें सुन रहा हो। राजेश। सारिका आगे बढ़ी और उसे पुकारा। आवाज सुनकर राजेश तुरंत मुड़ा और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तुम अडॉप्टिव मदर के निवास के बाहर इस तरह चुपके चुपके क्या कर रहे हो? अगर पकड़े गए तो अडॉप्टिव मदर तुम्हें जरूर सजा देंगी। सारिका ने भौहें चढ़ाकर उसे डांटा। सीनियर तारिक को अंदर सजा दी जा रही है। सुनो, राजेश ने अंदर की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से कहा। सारिका पहले तो चौंक गई, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे महल के अंदर से दर्द भरी चीखों की आवाजें सुनाई दी। उसका चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब है कि अडॉप्टिव मदर ने सीनियर तारिक को माफ करने से इनकार कर दिया? हालांकि सारिका की तारिक से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन तारिक और उसकी स्थिति कुछ हद तक समान थी। इसलिए अगर रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने तारिक को माफ नहीं किया तो उसके और अर्जुन के भविष्य की संभावनाएं भी निश्चित रूप से धुंधली हो जाती। तारिक का अनुभव और परिस्थिति ऐसी चीजें थी जिनसे सारिका अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकती थी। यही कारण था कि जब उसने अंदर से तारिक की यातना भरी चीखें सुनी तो उसका घबराना स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था मानो सारिका अपनी आंखों के सामने अर्जुन को अपनी अडॉप्टिव मदर द्वारा यातना सहते हुए देख रही हो। मुझे नहीं पता, अडॉप्टिव मदर हमेशा से शांत और सौम्य रही है और बहुत कम गुस्सा होती है। ज्यादातर समय अगर कोई गलती करता है तो वो सिर्फ चेतावनी देती है, समझाती है या डांटती है, गंभीर सजा नहीं देती। लेकिन इस बार सीनियर तारिक को इस तरह यातना दी जा रही है। इसका मतलब है कि अडॉप्टिव मदर सच में बहुत गुस्से में है। राजेश ने जल्दी जल्दी कहा और साथ ही अपने कान फिर से अंदर की आवाजें सुनने के लिए तान दिए। ये सुनकर सारिका का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके दिल में चिंता और गहरी हो गई और वो सोचने लगी कि जब वो अपनी अडॉप्टिव मदर से मिलेगी तो उसे क्या कहना चाहिए। सारिका और राजेश महल के अंदर से आने वाली आवाजों को 1 घंटे से अधिक समय तक सुनते रहे। तब जाकर चीखें धीरे धीरे शांत हुई। यहां तक कि राजेश जैसा मॉन्स्टर रेस का मजबूत इरादों वाला मास्टर भी इस समय कुछ बेचैन महसूस करने लगा। अचानक महल का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी आभा बेहद अस्थिर थी, मानो वो मौत के कगार पर हो। सारिका की आंखें सिकुड़ गई। वो एक नजर में समझ गई कि ये व्यक्ति तारिक ही होना चाहिए। आखिरकार उसके शरीर के आसपास अभी भी थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर की शक्तिशाली आभा मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसकी दत्तक माता बहुत ज्यादा गुस्से में थी।
और ये अभी तक स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने सीनियर तारिक को माफ किया है या नहीं। सीनियर, आप ठीक है? राजेश आगे बढ़ा और तारिक को सहारा दिया। मैं ठीक हूं, कम से कम मरूंगा नहीं, तारिक ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, मानो उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। राजेश ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सांत्वना दे। अचानक तारिक ने सिर उठाया और सारिका की ओर देखा। एक अनुभवी मास्टर होने के नाते जो लोगों को पढ़ने में माहिर था, जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें चमक उठीं। उस क्षण उसकी कमजोर आभा भी कुछ हद तक संभलती हुई प्रतीत हुई। हल्का सा सिर हिलाते हुए तारिक ने पूछा, तुम यंग लेडी सारिका हो? सही। सारिका सीनियर को प्रणाम करती है। सारिका ने शालीनता से झुककर कहा, यंग लेडी सारिका बहुत विनम्र है। अच्छा है, मॉन्स्टर रेस को आखिरकार एक योग्य प्रतिभा मिल गई। तारिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बूढ़े ने अतीत में बहुत मनमानी की और लेडी ट्राइबल लॉर्ड की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। आशा है तुम भी उन्हें निराश नहीं करोगी। जूनियर सीनियर की शिक्षाओं को याद रखेगी। सारिका ने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। हूं, अंदर जाओ, लेडी ट्राइबल लॉर्ड तुम्हारा इंतजार कर रही है, तारिक ने हाथ हिलाते हुए कहा और फिर अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सारिका और राजेश तारिक के दूर जाते हुए धुंधले होते शरीर को देखते रहे और अनायास ही आह भरने लगे। मॉन्स्टर रेस का यह भविष्य का सितारा, ओरिजिन किंग रियल्म के नीचे का सबसे शक्तिशाली मास्टर, उनकी दत्तक माता द्वारा इतनी बुरी तरह दंडित किया गया था। क्या वह सारिका है? अंदर आओ। महल के अंदर से कावेरी की आवाज आई। ये आवाज सुनकर सारिका घबरा गई, लेकिन उसने जल्दी से अपने लाल होंठ काटकर खुद को संभाला और अंदर चली गई। मैं पहले वापस चला जाता हूं, राजेश ने जैसे खुद से कहा और मुड़कर भागने ही वाला था। राजेश, तुम भी अंदर आओ। कावेरी की कोमल लेकिन आदेशात्मक आवाज गूंजी। राजेश का चेहरा उतर गया, जैसे उसके माता पिता का निधन हो गया हो। उसने अपना उठाया हुआ पैर वापस नीचे रखा और अनिच्छा से सारिका के पीछे अंदर चला गया। मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था। राजेश ने मन ही मन गहरा पछतावा किया। विशाल और उज्जवल महल के अंदर एक सुंदर महिला लंबा गाउन पहने शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर स्थिर और संयमित भाव थे। उस महिला का शरीर परिपक्व और आकर्षक था, पतली कमर के साथ। उसके आसपास जरा भी ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था, मानो वो एक साधारण इंसान हो जिसने कभी साधना ही न की हो। वो मानो जन्म से ही अत्यंत सुंदर थी। उसके होंठ लाल मणियों की तरह चमकते थे और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा ठंडी चमक बिखेर रही थी। पुरुषों को आकर्षित करने के मामले में वो सारिका से कम नहीं थी। हालांकि उसमें सारिका जैसी स्वाभाविक मोहकता नहीं थी, बल्कि उसके पास एक ऊंचा और गरिमामय आभा मंडल था जो उससे कई गुना अधिक प्रभावशाली था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी सुंदर महिला वास्तव में मॉन्स्टर एम्परर स्टार की 10 ग्रेट ट्राइबल लॉर्ड्स में से एक है और सारिका तथा राजेश की दत्तक माता कावेरी। जब दोनों अंदर आए तो उन्होंने पहले कावेरी को प्रणाम किया और उसके सिर हिलाकर अनुमति देने के बाद सावधानी से बैठ गए। शिमरिंग मून सिटी से आए एल्केमी ग्रैंड मास्टर के लिए क्या तुमने उचित व्यवस्था कर दी है? कावेरी ने सहजता से पूछा। दत्तक माता को रिपोर्ट है, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। क्या दत्तक माता उनसे तुरंत मिलना चाहती है? सारिका ने कावेरी की ओर देखते हुए पूछा। जल्दी की कोई जरूरत नहीं, चूंकि वो ओरिजिन ग्रेड की ऐसी गोली बना सकती है जिसमें पिल क्लाउड्स बने हों। वो वास्तव में कुछ खास है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी रुचि उस मानव पुरुष में है जो उसके साथ आया है। उसके बारे में मैंने कुछ अविश्वसनीय अफवाहें सुनी हैं। सारिका, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? कावेरी ने शालीनता से सारिका की ओर देखा। सारिका का कोमल शरीर कांप उठा। वो जल्दी से उठी, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, दांत भींचकर विनती करते हुए बोली, दत्तक माता, कृपया दया करें। वो आदमी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?
दत्तक माता उसे खा तो नहीं जाएंगी। पहले उठो, फिर बात करेंगे। कावेरी ने हाथ बढ़ाकर सारिका को खड़ा कर दिया। यह देखकर कि कावेरी गुस्से में नहीं लग रही थी, सारिका ने राहत की सांस ली और उसका तनाव धीरे धीरे कम हो गया। मुझे बताओ, जो अफवाहें मैंने सुनी है वे सच है या झूठ? कावेरी ने आगे पूछा। वे सच है, सारिका ने दांत भींचकर जवाब दिया। ओ, तो वो मानव वास्तव में तुम्हारे प्रेम का पात्र है? कावेरी हल्के से हंसी। हाँ, उसमें ऐसा क्या खास है? क्यों तुम्हारी जैसी महिला भी उससे इतनी गहराई से प्रेम करती है? राजेश ने कहा कि वह तो बस एक लड़का है जो महिलाओं पर निर्भर रहता है। वो गलत है। राजेश बस बकवास कर रहा है। सारिका ने राजेश को घूर कर देखा, जिस पर वो सिर झुकाकर अपनी ठुड्डी सहलाने लगा और आसमान की ओर देखने लगा। तो उसके बारे में बताओ, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें उसे कभी भूलने नहीं देता? कावेरी ने रुचि लेते हुए सावधानी से पूछा। दत्तक पुत्री इसे ठीक से समझा नहीं सकती। सारिका ने शर्माते हुए मुस्कुराया। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड जैसी शक्तिशाली उपस्थिति के सामने उसकी डीमन क्वीन वाली आभा पूरी तरह दब गई थी। हम तब मिले थे जब वो बहुत कमजोर था। उस समय दत्तक पुत्री केवल इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री 9 स्टेज की साधक थी, जबकि वो सिर्फ ट्रू एलिमेंट बाउंड्री तक ही पहुंचा था। ये तो काफी बड़ा अंतर है। कावेरी ने भौं उठाई। लेकिन अब वो सेकंड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म तक पहुंच गया है। क्या इसका मतलब है कि वह तुम्हारी साधना गति का मुकाबला कर सकता है? ये जानकर कावेरी ने आखिरकार थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। सारिका की साधना गति बहुत तेज थी, इसलिए कावेरी को यह जानकर कि यह मानव उसकी दत्तक पुत्री से इस मामले में कम नहीं है, काफी आश्चर्य हुआ। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो इन वर्षों में कहा था या उसने क्या किया, लेकिन हाल ही में एम्परर गार्डन में संयोग से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वो खास तौर पर मुझे खोजने के लिए मॉन्स्टर एम्परर स्टार आया है। वो एम्परर गार्डन में भी गया था। कावेरी की रुचि और बढ़ गई। हाँ, उस समय दत्तक पुत्री ने उसके साथ मिलकर नक्षत्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के एक समूह से लड़ाई की थी, लेकिन बात करने का समय मिलने से पहले ही एम्परर गार्डन बंद हो गया। नक्षत्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, कावेरी ने ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसके सुंदर चेहरे पर तिरस्कार की झलक उभर आई। चूंकि तुमने उसके साथ मिलकर लड़ाई की, मुझे बताओ वो कितना शक्तिशाली है? ये सारिका असहज हो गई। तुम नहीं जानती? कावेरी का चेहरा गंभीर हो गया। कृपया क्षमा करें दत्तक माता, लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और दत्तक पुत्री ज्यादा कुछ देख नहीं पाई, लेकिन दत्तक पुत्री को यकीन है कि वो कमजोर नहीं है। कावेरी हल्के से हंसी और बोली, चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है, मैं उसे एक मौका दे सकती हूं। यह सराहनीय है कि वह तुम्हें खोजने के लिए मॉन्स्टर एम्परर स्टार तक आया, लेकिन आखिरकार वो एक मानव ही है, और ऊपर से लगता है कि उसके पास पहले से ही एक और महिला भी है। इस कावेरी की बेटी किसी पुरुष को दूसरी महिलाओं के साथ कैसे बांट सकती है? फिलहाल खुद को संभालो। उसके योग्य होने की जांच मैं करूंगी। अगर उसमें सच में मेरी स्वीकृति पाने की क्षमता हुई तो मैं तुम्हारे संबंध का विरोध नहीं करूंगी, लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावटी निकला तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। ये कहने के बाद कावेरी ने सारिका की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसकी ये दत्तक पुत्री घबरा जाएगी और दया की भीख मांगेगी, लेकिन इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? कावेरी हैरान हुई। हालांकि मैंने उसे कई दशकों से नहीं देखा है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जो चमत्कार कर सकता है। इसलिए दत्तक पुत्री को विश्वास है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और दत्तक माता की स्वीकृति जरूर प्राप्त करेगा। सारिका ने जल्दी से कहा, ठीक है, चूंकि तुम ऐसा सोचती हो तो मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूंगी। कावेरी ने हल्के से सिर हिलाया। सारिका के रवैये से संतुष्ट होकर उसने धीमे स्वर में पुकारा, राजेश। जी। राजेश तुरंत खड़ा हो गया। ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूं। उस छोटे बदमाश की असली ताकत जांचो। अगर वो सिर्फ एक साधारण मानव निकला तो उसे जल्दी खत्म कर देना, ताकि वो आंखों में चुभने वाला न बने। कावेरी ने हाथ हिलाते हुए कहा। जी। राजेश ने गहरी आवाज में जवाब दिया।
उसकी आंखों में तीखी चमक उभर आई। तुम जा सकते हो। इसके बाद भाई बहन की जोड़ी कावेरी के महल से बाहर निकल गई। बाहर आते ही राजेश के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, मानो तुरंत लड़ाई शुरू करने वाला हो। हालांकि उसे अर्जुन एक दिलचस्प व्यक्ति लगा था, जो उसे ओल्डर ब्रदर कहने की हिम्मत भी रखता था, लेकिन आखिरकार वो एक मानव ही था। ऊपर से उसके पास पहले से ही एक और महिला थी। फिर भी वो उसके छोटी बहन पर नजर रख रहा था। राजेश की नजर में तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई मेंढक हंस के मांस की लालसा कर रहा हो। अब जब उसे कावेरी के निर्देश मिल गए थे, राजेश तुरंत अर्जुन की ताकत को परखना चाहता था। वैसे भी वो सोच रहा था कि पहले उसे अच्छी तरह पीट लेने के बाद बाकी जटिल बातों पर विचार कर सकता है। राजेश, अचानक सारिका ने पुकारा। हूं। राजेश ने तुरंत उसकी ओर देखा। सारिका की सुंदर आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने खुद उस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। राजेश हैरान रह गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। छोटी बहन, ये काम मुझे दत्तक माता ने दिया है। मैं उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं रहेगी। इतना कहकर उसने राजेश को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत उड़कर चली गई। छोटी बहन, बड़ी बुआ। राजेश पीछे से चिल्लाया, लेकिन चाहे जितना भी पुकारा उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे एक बहुत ही असहज काम सौंपा गया है। महल में 3 दिन रहने के बाद रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने आखिरकार प्रिया को बुलाया। एक एल्केमी ग्रैंड मास्टर के रूप में जिसने पिल क्लाउड्स बनाने वाली गोली बनाई थी, प्रिया इस सम्मान की पात्र थी। जहां तक अर्जुन की बात थी, कावेरी ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और उससे मिलने की कोई योजना नहीं बनाई। कावेरी की प्रिया के प्रति पहली छाप बहुत अच्छी थी। ये मानव महिला विनम्र और दयालु थी। उसकी आंखें साफ और निर्मल थी। न केवल उसकी साधना का स्तर अच्छा था, बल्कि एल्केमी में भी उसका ज्ञान बहुत गहरा था। जब कावेरी ने प्रिया को बुलाया तो उसने महल के कई प्रसिद्ध एल्केमिस्ट्स को भी विशेष रूप से बुलाया ताकि वे उसकी क्षमताओं की परीक्षा ले सकें। परिणाम ने कावेरी को बेहद संतुष्ट कर दिया। एल्केमी के मामले में प्रिया का आचरण और शैली उन बूढ़े सफेद बालों वाले लोगों से कम नहीं थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एल्केमी को समर्पित कर दी थी। वही मौके पर आयोजित एल्केमी प्रतियोगिता भी प्रिया ने भारी अंतर से जीत ली। कावेरी इस प्रतिभा से बेहद प्रसन्न हुई और उसने प्रिया को अपने लिए काम करने के लिए बहुत ही आकर्षक शर्तें दी, जिससे वो महल में आराम से रह सके और उसके लिए एल्केमी सेवाएं प्रदान करे। अगर प्रिया की उम्र कम न होती और उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी और अधिक होती तो महल के चीफ एल्केमिस्ट की पहचान शायद तुरंत ही बदल जाती। प्रिया की जीवन स्थितियां अचानक काफी बेहतर हो गई क्योंकि उसे अपना एक स्वतंत्र महल दे दिया गया। साथ ही उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कई युवा और सुंदर दासियां भी नियुक्त की गई। अब उसे बस आराम करना था और कावेरी के लिए एल्केमी करना था। यह सब कुछ अर्जुन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। ग्रैंड मास्टर प्रिया, ये सामग्री आपको लेडी ट्राइबल लॉर्ड द्वारा दी गई है। मास्टर उम्मीद करती है कि आप 1 महीने के भीतर तैयार गोलियां सौंप दें। प्रिया के निजी कक्ष के बाहर हरे कपड़े पहने एक दासी ने उसे एक स्पेस रिंग सौंपते हुए कहा, मैं ले लेता हूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हरे कपड़े वाली दासी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, मानो उसे ये पसंद नहीं आया हो, लेकिन उसने मना नहीं किया और धीरे से स्पेस रिंग अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन ने डिवाइन सेंस से स्पेस रिंग के अंदर की सामग्री को देखा और हल्का सा नाक सिकोड़ते हुए बोला, इतनी कम सामग्री क्यों है? कम? इसमें 40 ओरिजिन ग्रेड गोलियों के लिए पर्याप्त सामग्री है। हरे कपड़े वाली दासी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच में बहुत कम है। क्या तुम और सामग्री ला सकती हो? अर्जुन ने पूछा। मैं ला सकती हूं, लेकिन महल के बाकी ग्रैंड मास्टर्स हर महीने इतनी ही सामग्री इस्तेमाल करते हैं। अगर और लाई गई
तो उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए समय नहीं होगा। वे लोग मेरी सिस्टर की तुलना कैसे कर सकते हैं? अर्जुन ने तिरस्कार से कहा, जाओ और ज्यादा सामग्री लाओ, जितनी ज्यादा हो सके। हरे कपड़े वाली दासी ने असहज होकर प्रिया की ओर देखा। सच कहें तो उसे अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। अफवाह थी कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल महिलाओं पर निर्भर होकर जीवन बिताता है। उसकी खराब प्रतिष्ठा पूरे महल में फैल चुकी थी। ऐसे आदमी के प्रति कोई भी महिला अच्छी धारणा नहीं रख सकती थी। और भी बुरा ये कि वो पहले ही इस महिला एल्केमी ग्रैंड मास्टर को धोखा दे चुका था। फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और अब सारिका की ओर भी अपने पंजे बढ़ा रहा था। दुर्भाग्य से लेडी सारिका की आंखें जैसे किसी तरह अंधी हो गई थी और वो इस आदमी की असली बेशर्मी और भ्रष्ट आत्मा को देख नहीं पा रही थी। महल के अंदर लगभग हर कोई सारिका के लिए आह भर रहा था, मानो एक सुंदर फूल को स्वेच्छा से गोबर में लगाया जा रहा हो, जिससे लोगों के मन में गहरी नाराजगी पैदा हो रही थी। अब अर्जुन को इतनी बेशर्मी से डींगे मारते हुए सुनकर हर एक कपड़े वाली दासी की उसके प्रति पहले से ही खराब धारणा और भी गिर गई। हालांकि लेडी ट्राइबल लॉर्ड इस नई एल्केमी ग्रैंड मास्टर से काफी प्रभावित लग रही थी, इसलिए दासी के लिए मना करना आसान नहीं था। आखिरकार मजबूरी में उसने इस मामले पर प्रिया की राय जानने का फैसला किया। जैसा जूनियर कह रहा है वैसा ही करो, प्रिया ने धीरे से कहा। अगर लेडी ट्राइबल लॉर्ड पूछें तो बस कह देना कि मैंने ही ये सामग्री मांगी थी, वो मना नहीं करेंगी। जी, हरे कपड़े वाली दासी ने बेबस होकर सिर हिलाया। वैसे महल के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनकी एल्केमी में औसत सफलता दर क्या है? अर्जुन ने अचानक पूछा। 20%। हरे कपड़े वाली दासी ने उदासीनता से जवाब दिया। हर 10 सेट सामग्री में से वे सिर्फ 2 बार सफल होते हैं। समझ गया, बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा। हरे कपड़े वाली दासी ने उसे गंभीरता से देखा, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी वो कुछ कह नहीं पाई। प्रिया को हल्का सा सिर हिलाकर उसने बस मुड़कर वहां से चली गई। लगता है वो लड़की मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। अर्जुन ने उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए सूखी हंसी हंसते हुए कहा। वो समझता था कि सामने वाला उसे इतनी घृणा भरी नजर से क्यों देख रहा है, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। जूनियर, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? प्रिया ने चिंतित होकर अर्जुन की ओर देखा। कैसे अनुचित? आखिर ये ओरिजिन ग्रेड की सामग्री है जिसकी कीमत कम नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये रेड मून ट्राइबल लॉर्ड से सामग्री चुराने जैसा नहीं है? प्रिया को थोड़ा असहज और अपराध बोध महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है, अर्जुन ने सिर हिलाया। सोचो सिस्टर, अभी उस लड़की ने कहा कि महल के बाकी ग्रैंड मास्टर्स जब ओरिजिन ग्रेड की गोलियां बनाते हैं तो उनकी सफलता दर सिर्फ 20% होती है। इसका मतलब है कि वे जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं उसका 80% बेकार चला जाता है। लेकिन सिस्टर, तुम अलग हो। अगर तुम पूरी मेहनत करो तो भले ही 100% सफलता न मिले, लेकिन कम से कम 80 से 90% तक तो पहुंच ही जाओगी। और अगर कभी कभी असफलता भी हो जाए तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में अगर तुम तैयार गोलियों का सिर्फ 30% भी सौंप दो तो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड को पहले ही बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। साथ ही हमें भी कुछ लाभ मिल जाएगा। यह सबके लिए अच्छा सौदा है। हालांकि मैं जूनियर की बात समझती हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह काम करना सही नहीं है। प्रिया ने हल्के से अपने लाल होंठ भींच लिए। इस समय उसे लग रहा था कि वह और उसका जूनियर किसी चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अर्जुन ने उससे ऐसा करने को कहा था, इसलिए प्रिया ने मना नहीं किया। दोनों ने जल्दी ही पूरी तरह से एल्केमी में खुद को लगा दिया। प्रिया के लिए एल्केमी ही साधना थी। उसके लिए एल्केमी मेहनत भरा काम नहीं, बल्कि एक तरह का आनंद था। इसके अलावा अब वो फर्स्ट ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म की साधक थी और ट्रू एल्केमी एनलाइटमेंट स्क्रिप्चर का अध्ययन करने के बाद एल्केमी में उसकी उपलब्धियां काफी बढ़ गई थी। इसके साथ ही
शिमरिंग मून सिटी में पिछली बार पिल क्लाउड्स वाली गोली को सफलतापूर्वक बनाने के बाद उसे एल्केमिक वे की और भी गहरी समझ मिली थी। अर्जुन भी एल्केमी के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कच्ची सामग्री उसके हाथों में बेहद तेजी से तैयार उत्पाद में बदल रही थी। अर्जुन भी खाली नहीं बैठा था, बल्कि वह ट्रू एल्केमी एनलाइटमेंट स्क्रिप्चर में दिए गए उस रिफाइनिंग मेथड पर प्रयोग कर रहा था, जिससे एक ही सेट सामग्री से एक से अधिक गोलियां बनाई जा सके। ये कल्पना की जा सकती थी कि अगर वो इस प्रयोग में सफल हो गया तो ये पूरे स्टार फील्ड के एल्केमिक वे पर गहरा प्रभाव डालेगा। निस्संदेह ये एक क्रांतिकारी विकास साबित होगा। दुर्भाग्य से अर्जुन के पास अभी तक सफल होने का कोई तरीका नहीं था और वो केवल गोलियां बनाते हुए ट्रू एल्केमी एनलाइटमेंट स्क्रिप्चर का अध्ययन और समझने में लगा रहा। सीनियर सिस्टर और जूनियर की जोड़ी ने मिलकर उन मामूली 40 सेट सामग्री को कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब हरे कपड़े वाली दासी फिर से आई और उसे 12 गोलियों से भरी एक बोतल मिली तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में इस युवा और सुंदर एल्केमी ग्रैंड मास्टर ने सच में सारी सामग्री को परिष्कृत कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने जितनी गोलियां बनाई थी वो महल के अन्य ग्रैंड मास्टर से 10% ज्यादा थी। हरे कपड़े वाली दासी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगर ये गोलियां पहले दी गई सामग्री से मेल न खाती तो वो जरूर सोचती कि प्रिया ने उसे पहले से तैयार गोलियां दे दी है। कोई आश्चर्य नहीं कि लेडी ट्राइबल लॉर्ड उसे इतना महत्व देती है। वो सच में इसके योग्य है। ये सोचकर दासी को अर्जुन और भी ज्यादा खटकने लगा। ये लड़का सच में बेशर्म था। दिन भर कुछ नहीं करता और इस मासूम लड़की को मजबूर करता है कि वो उसे अपने पास रखे, मानो उसे डर हो कि कोई उसे उससे छीन न ले। हालांकि पूरी तरह से उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरकार उसके पास खुद की कोई खास क्षमता नहीं थी और उसे जीने के लिए एक महिला पर निर्भर रहना पड़ता था। तो स्वाभाविक है कि वो हर समय सतर्क रहेगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर प्रिया जैसी महिला के तो कई चाहने वाले होंगे। ग्रैंड मास्टर प्रिया इस स्पेस रिंग के अंदर सेट ओरिजिन ग्रेड की सामग्री है। लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने यह भी कहा है कि अगर आपको और सामग्री चाहिए तो किसी भी दासी से कह दे। महल आपको बिना किसी शर्त के जड़ी बूटियां उपलब्ध कराएगा। हर एक कपड़े वाली दासी ने सम्मानपूर्वक नई सामग्री सौंपते हुए कहा। धन्यवाद, प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन्हें वहां कहीं रख दो। अर्जुन ने हल्के से इशारा किया। हर एक कपड़े वाली दासी ने उसे गुस्से से देखा, स्पेस रिंग नीचे रखी, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अचानक चिल्लाई, मास्टर प्रिया के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम बेशर्म बॉय टॉय। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। अर्जुन ने हैरान होकर भौहें सिकोड़ ली। उसे मुझे डांटने की क्या जरूरत थी? मैंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं। प्रिया मधुरता से हंसी और धीरे से बोली, दूसरों की सोच की चिंता मत करो, उन्हें बस ये नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो जूनियर। बस मुझे पता है, वही काफी है। अर्जुन का दिल गर्माहट से भर गया। प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से फुसफुसाया, असल में ऐसा होना बेहतर ही है। मुझे सच में डर लगता है कि और महिलाएं भी जान जाएं कि तुम कितने अच्छे हो। चूंकि सिस्टर ने ऐसा कहा है तो मुझे इस बॉय टॉय का ख्याल रखने के लिए तुम्हें ही कष्ट देना पड़ेगा। अर्जुन हंस पड़ा। प्रिया का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि बॉय टॉय शब्द उसे कुछ शर्मनाक यादों की याद दिला देता था। रेड मून टेरिटरी मॉन्स्टर एम्परर स्टार के 10 क्षेत्रों में से 3 सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में शामिल था और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इसके अलावा क्योंकि यह मॉन्स्टर एम्परर स्टार था, यहां अनगिनत मॉन्स्टर बीस्ट्स थे, इसलिए महल में जड़ी बूटियों और अन्य एल्केमी सामग्री की कोई कमी नहीं थी, जिसमें मॉन्स्टर बीस्ट के अंग और मॉन्स्टर कोर्स भी शामिल थे। प्रिया जितनी भी सामग्री मांगती, महल उसे पूरा करने में सक्षम था। इस जगह से जितना संभव हो सके उतना लाभ उठाने के लिए अर्जुन और प्रिया ने पूरी मेहनत से गोलियां बनाई। हर बार जब उन्हें सामग्री का एक बैच मिलता तो वे उसका 30% हिस्सा गोलियों में बदलकर हर एक कपड़े वाली दासी को दे देते जब वो अगला बैच देने आती।
बाकी 70% सीधे अर्जुन की जेब में चला जाता। इतनी बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय एल्केमी सामग्री मुफ्त में पाने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो अर्जुन इसे कैसे जाने देता? असल में मात्रा अर्जुन के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वो पहले ही एक ओरिजिन किंग ग्रेड एल्केमिस्ट था। जब तक वो ओरिजिन किंग ग्रेड सामग्री का उपयोग न करे, तब तक उसकी एल्केमिक क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकती थी। चाहे वो कितनी भी गोलियां बनाए, उससे केवल उसकी रीफाइनिंग प्रोफिशिएंसी ही बढ़ती। लेकिन प्रिया अलग थी। उसे अपनी साधना बढ़ाने के लिए एल्केमी करने हेतु बड़ी मात्रा में सामग्री की जरूरत थी। दिव्य रियल्म की स्टार मास्टर होने के नाते सिस्टर अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक थी, ताकि वो अपने गृहलों की जीवन शक्ति को पुनर्स्थापित कर सके। महल से प्राप्त ये सामग्री प्रिया की प्रगति के लिए सीढ़ी का काम करने वाली थी। प्रिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने कावेरी को भी बेहद प्रसन्न कर दिया। हालांकि महल में कई अन्य ओरिजिन ग्रेड एल्केमिस्ट्स भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी प्रिया जितना तेज या कुशल नहीं था। यह कहा जा सकता था कि महल के बाकी सभी ओरिजिन ग्रेड एल्केमिस्ट्स मिलकर भी प्रिया जितने उपयोगी नहीं थे। कावेरी को लगा कि अगर प्रिया 10 साल तक महल के लिए काम कर ले, तो रेड मून टेरिटरी में 100 और ओरिजिन रिटर्निंग रियल मास्टर्स बनाए जा सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अगर 10 वर्षों तक प्रिया द्वारा बनाई गई गोलियां प्रतिभाशाली मॉन्स्टर रेस साधकों को दी जाएं, तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ेंगे। कावेरी प्रिया पर बेहद मेहरबान थी और उसके लगभग हर अनुरोध को बिना किसी देरी के पूरा कर देती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से अर्जुन के लिए सामग्री इकट्ठा करना और भी आसान हो गया। अब वो ये सोचने लगा था कि क्या उसे कावेरी से ओरिजिन किंग ग्रेड सामग्री भी मांगनी शुरू कर देनी चाहिए। मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर अब तक कोई ओरिजिन किंग ग्रेड एल्केमिस्ट कभी प्रकट नहीं हुआ था। इसका मतलब यह भी था कि महल में ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटियों का बड़ा भंडार जरूर मौजूद होगा। अर्जुन ने इस बारे में सारिका से गुप्त रूप से पूछा था और उसे पता चला कि कावेरी के पास एक विशेष भंडार है, जहां कई कीमती सामग्री सुरक्षित रखी गई है, जिनमें ओरिजिन किंग ग्रेड की सामग्री भी शामिल है। ये जानकर अर्जुन बेहद उत्साहित हो गया। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।